नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमान में। हमने अपने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड के विचारों को पढ़ा था और ये जानने का प्रयास किया था कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया है। तो हमने पाया कि उन्होंने सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो उन्होंने मन की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो अपने पिछले वीडियो में हमने उस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ भी लिया और समझ भी लिया और निश्चित रूप से आपके समझ में भी आया होगा। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग सिगमंड फ्रायड के ही एक दूसरी संकल्पना का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अतिरिक्त एक मनोलैंगिक सिद्धांत की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने लिबिडो की अवधारणा को रखा है। फ्रायड का मानना था कि जो एक व्यक्तित्व का जो गत्यात्मक पक्ष होता है, उस गत्यात्मक पक्ष के अंदर दो प्रमुख चीजें पाई जाती हैं, एक तो चिंता और दूसरा मूल प्रवृत्तियां। जब भी हमारे सामने मूल प्रवृत्ति का जिक्र होता है तो तुरंत ही हमारा दिमाग जो है वो मैकडूगल की तरफ जाता है। तो मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। लेकिन अगर उसी परिप्रेक्ष्य में हम सिगमंड फ्रायड को देखें तो सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो हमने अपने कल की वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि जीवन मूल प्रवृत्ति जो है वो सकारात्मक कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है। जहां पे कुछ निर्माण हो रहा हो, कुछ सकारात्मकता हो, कुछ रचनात्मकता हो, उस चीजों के लिए जो हमें प्रेरित करने का कार्य करती है वो जीवन मूल प्रवृत्ति कहलाती है। दूसरी तरफ जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसके अंदर एक प्रकार से आक्रामकता छुपी होती है, विध्वंसात्मक कार्यों के लिए वो व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है। तो सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत ही एक घटक के रूप में बालक के अंदर एक कामलिप्सा पाई जाती है, या कह सकते हैं एक लैंगिक ऊर्जा पाई जाती है, जिसे उन्होंने लिबिडो से संबोधित किया है। लिबिडो, इसको उन्होंने कामलिप्सा, इसी को उन्होंने लैंगिक ऊर्जा भी कहा है। जिसको उन्होंने कामलिप्सा कहा, उन्होंने कहा कि ये कामलिप्सा ये लैंगिक ऊर्जा के रूप में काम करती है, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे अंदर सकारात्मक कार्यों को लेकर आगे बढ़ती है। चूंकि देखिए ये जीवन मूल प्रवृत्ति का एक घटक है, तो इसका मतलब ये है कि ये विकासात्मक कार्य, सकारात्मक काम, रचनात्मक कार्यों में व्यक्ति का क्या करती है, योगदान करती है। तो यहाँ पे आज हम जिस चीज को लेकर चर्चा करेंगे वो क्या है, वो लिबिडो। तो लिबिडो की अवधारणा को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने इसे किसके अंतर्गत रखा है? तो जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत इन्होंने माना है। उनका मानना था कि जीवन मूल प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है, लैंगिक ऊर्जा है, और जिसे उन्होंने किससे संबोधित किया है, लिबिडो से। ठीक, तो लिबिडो क्या है, चलिए देखते हैं। तो लैंगिक ऊर्जा या कामलिप्सा, तो फ्रायड का मानना था कि जो ये लैंगिक ऊर्जा है वो बालक में अनेक अवस्थाओं में होते हुए विकसित होती है और बालक में एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व का सृजन करती है। तो लिबिडो को भी उन्होंने व्यक्तित्व के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना है और उन्होंने बताया कि इस लिबिडो की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। उन 5 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था मुखावस्था, दूसरी अवस्था गुदावस्था, फिर तीसरी लैंगिक अवस्था, चौथी सुप्तावस्था या अव्यक्तता की अवस्था, और 5वीं होती है जननांगी अवस्था। इन 5 अवस्थाओं के थ्रू क्या होता है, लिबिडो का विकास होता है, और इन्हीं 5 अवस्थाओं के थ्रू जो लिबिडो का एक प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है उससे भी उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो अपने इस नए कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या किया है, लिबिडो की अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि लिबिडो किस प्रकार से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है या उसके निर्धारण में अपना योगदान देता है। तो हम अब बारी बारी से इन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे कि किस अवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है। तो इसमें हम पहली अवस्था के रूप में किसको पढ़ेंगे, मुखावस्था। तो मुखावस्था जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक चलती है
उन्होंने कहा कि जो ये मुखावस्था है, इसमें जो बालक के अंदर जो कामलिप्सा पाई जाती है, एक तरह से जो कामलिप्सा पाई जाती है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है? मुख होता है बालक का। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं बालक में, कि बालक अपने मुख संबंधी क्रियाओं में सुख की या आनंद की अनुभूति करता है, वो लैंगिक आनंद होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि बालक को काटने में, किसी चीज को निगलने में, या अपने जबड़ों से जब किसी चीज को दबाता है या चूसता है, सकिंग भी करता है, तब पर भी उसे एक सुख की प्राप्ति होती है। तो वो किसके कारण होता है? वो इसके कारण होता है क्योंकि इस अवस्था में जो कामलिप्सा का केंद्र बिंदु है वो उसका मुख होता है। सिगमंड फ्रायड का मानना था कि इस अवस्था के अंतर्गत बालक में क्या होता है? बालक में जो होता है वो एक प्रकार से मुखवर्ती जो उत्तेजना पाई जाती है, सब्लिमेशन जो पाया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप बालक के अंदर दो प्रकार के व्यक्तित्व निर्मित हो सकते हैं, जो दिखेंगे कब? वयस्कावस्था में। मतलब निर्मित या उसका कारण कहाँ पे है? मुखावस्था में भी है। इसका मतलब जन्म से लेकर 1 वर्ष के अंतर्गत बालक में जो ये मुखावस्था पाई जाती है, इसके ही कारण बालक में 2 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, जिसकी व्यक्ति बालक में कब होगी? वयस्कावस्था में। वो क्यों? वो इसी तरह की जो उनके अंदर उत्तेजना एक पाई जाती है, उस उत्तेजना का जो प्रभाव होता है वो वयस्कावस्था में दिखता है, जिसके परिणाम से उसके अंदर 2 प्रकार के व्यक्तित्व निर्मित हो सकते हैं। उन्होंने पहले का नाम बताया मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओरल पैसिव पर्सनालिटी, और दूसरा होता है मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यक्तित्व जो है वो आगे वयस्कावस्था में, एडल्टहुड में परिलक्षित हो सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अगर जो उसकी उत्तेजना है वो कहीं इस प्रकार से रही कि निष्क्रिय अवस्था में रही, बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हुई, तब क्या होगा? तब उसके अंदर मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और जिसके परिणाम से उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा? तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? आशावादी होते हैं। आशावादी होते हैं मतलब दूसरों पर विश्वास करने वाले होते हैं। एक तरह से दूसरों पर विश्वास करने वाले। तो मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आशावादी होते हैं, दूसरों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और इसी के ठीक विपरीत जो मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो आशावादी नहीं होते, वो क्या होते हैं? निराशावादी होते हैं। वो निराशावादी होते हैं और दूसरों पर विश्वास करने के स्थान पर वो दूसरों का शोषण करने वाले होते हैं। वो दूसरों का क्या करने वाले होते हैं? शोषण करने वाले होते हैं। तो इसका यही प्रभाव होता है कि अगर वो निष्क्रिय व्यक्तित्व वाला है, मुखवर्ती निष्क्रिय, जो सब्लिमेशन हुआ है वो निष्क्रियता की अवस्था में, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? वो आशावादी होगा, दूसरों पर विश्वास करने वाला होगा, दूसरों पर निर्भर हो सकता है, जिसे हम पर निर्भर बोलते हैं, तो दूसरे पर निर्भर हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व पाया जाता है, यानी जो सब्लिमेशन जो उत्तेजना है वो अधिक रूप में आती है सामने, तो क्या होता है? फिर वो निराशावादी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो दूसरों का शोषण करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो यहां पे हमने पढ़ा मुखावस्था जो कि लैंगिक ऊर्जा या कामलिप्सा की प्रथम अवस्था है, जन्म से 1 वर्ष तक चलती है, और इस तरह में जो उसके अंदर एक काम उत्तेजना पाई जाती है उसका परिणाम क्या होता है? एडल्टहुड में उसके अंदर 2 प्रकार के व्यक्तित्व उत्पन्न हो सकते हैं। पहला मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व और दूसरा मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। निष्क्रिय व्यक्ति के बच्चे कैसे हो सकते हैं? आशावादी, दूसरों पर विश्वास करने वाले या दूसरों पर निर्भर रहने वाले। जबकि मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं? वो निराशावादी होते हैं, शोषण करने वाले होते हैं, आक्रामक होते हैं, आक्रामक होते हैं। ठीक। अब इसके बाद नंबर आता है दूसरी अवस्था का। दूसरी अवस्था कौन सी है? मुखावस्था के बाद दूसरी अवस्था गुदा अवस्था। ठीक। और दूसरी अवस्था कौन सी है? गुदा अवस्था, एनल स्टेज। ये कहां से कहां तक है? 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में इस अवस्था का विकास होता है। और इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? अब उसकी जो काम लिप्सा का जो केंद्र बिंदु पहले मुखावस्था था, अब वो वहां से ट्रांसफर होकर एनल स्टेज यानी कि गुदा में पहुंच जाता है। गुदा क्षेत्र के अंतर्गत बालक अब क्या करता है? लैंगिक आनंद की प्राप्ति कर सकता है, या कह सकते हैं कि काम लिप्सा या एक आनंद की प्राप्ति करता है। और इसके अंतर्गत क्या महसूस होता है? तो बालक जो मल मूत्र के त्यागते समय जो है वो आनंद की अनुभूति करता है।
और इसके अंतर्गत जो है आगे चलकर यानी कि एडल्टहुड में या वयस्कावस्था में दो प्रकार के व्यक्तित्व निर्मित होते हैं। पहला है गुदा आक्रामक व्यक्तित्व और दूसरा क्या है, गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व। एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी और दूसरा एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। तो इसमें जो आक्रामक व्यक्तित्व है, गुदा आक्रामक, इसके अंतर्गत क्या प्रतियां पाई जाती हैं? तो इसके अंतर्गत क्रूरता, जो बालक होगा वो क्रूर होगा। क्रूरता यानी कि इस अवस्था, अगर इस तरह का व्यक्ति उसके अंदर विकसित होता है तो उसके अंदर क्रूरता पाया जाएगा। दूसरा क्या पाया जाएगा, विद्वेष, विद्वेष की भावना पाई जाएगी। और क्या पाया जाएगा, तोड़ फोड़, तोड़ फोड़ करने संबंधी उसके अंदर गुण पाए जाएंगे। तोड़ फोड़ आदि संबंधी गुणों का क्या विकास होगा, यानी कि क्रूरता, विद्वेष, एक क्रमहीनता भी पाया जाता है। क्रमहीनता, क्रमहीनता आदि गुणों का विकास होता है। यानी यदि बालक के अंदर आगे चलकर एडल्टहुड में अगर गुदा आक्रामक व्यक्तित्व का विकास होता है तो बालक कैसा होगा, क्रूर होगा, विद्वेष उसके अंदर पाया जाएगा, तोड़ फोड़ संबंधी उसके अंदर व्यवहार पाए जाएंगे, क्रमहीनता संबंधी गुणों का क्या हो जाएगा, विकास होगा। वहीं अगर गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसके अंदर क्रूरता नहीं पाई जाएगी, विद्वेष नहीं पाया जाएगा, तोड़ फोड़ नहीं पाया जाएगा। तो क्या पाया जाएगा, तो पाया जाएगा कंजूसी, कंजूसी, हठ धर्मिता। उसके बाद वहां क्रमहीनता था और यहां पे क्या हो जाए, क्रमबद्धता, एक और समय निष्ठा, समय निष्ठा। इन गुणों का उसके अंदर विकास होगा। तो हमने दो अवस्थाएं पढ़ी, मुखावस्था जिसमें ओरल सब्लिमेशन के द्वारा दो प्रकार के व्यक्तित्व आगे चलकर उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से गुदावस्था में दो प्रकार के व्यक्तित्व वयस्कावस्था में उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं। पहला गुदा आक्रामक व्यक्तित्व और गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत बालक के अंदर क्रूरता, विद्वेष, तोड़ फोड़, क्रमहीनता आदि गुणों का विकास होता है, जबकि इसके अंतर्गत कंजूसी, हठ, क्रमबद्धता और समय निष्ठा का विकास होता है। ठीक, अब यहां पे हम दो को पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरी अवस्था का नाम है लैंगिक अवस्था। तो तीसरी अवस्था क्या है, लैंगिक अवस्था, जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या परिवर्तन आता है कि जैसे पहली अवस्था में कामलिप्सा का केंद्र मुख, दूसरी अवस्था में गुदाएं, तो तीसरी अवस्था में क्या होती है, उनके जनन जो होते हैं, जो उनके जनन अंग होते हैं, वहां पे कामलिप्सा आपका केंद्र बिंदु हो जाता है। अब वहां से बालक आनंद की अनुभूति करता है। आप देखेंगे इस अवस्था के अंतर्गत ही बालक जो होते हैं, जो बालक होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन ये अट्रैक्शन जो होता है वो कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियसली होता है। यानी कि बालक अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है अनकॉन्शियसली, अचेतनतया, चेतनतया नहीं। वही जो बालिकाएं होती हैं 3 से 5 वर्ष के मध्य की, वो अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होने लगती हैं अनकॉन्शियसली। और इन सभी जो ये अट्रैक्शन पाया जाता है, इससे सिगमंड फ्रायड ने एक नाम दिया। तो मतलब जो बालक के अंदर पाया जाता है, बालक जो माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है या बालक के अंदर जो मातृ प्रेम की भावना दिखती है हमें, उसको सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी कि बालक के अंदर जो मातृ प्रेम की भावना पाई जाती है उसे हम ओडिपस मनोग्रंथि कहते हैं। वहीं जो बालिका होती है, उस बालिका के अंदर जो पितृ प्रेम पाया जाता है, पितृ प्रेम की जो भावना पाई जाती है अनकॉन्शियसली, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जब आप पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, सहस्वावस्था की विशेषताएं। तो सहस्वावस्था की विशेषताओं में इसका जिक्र किया जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स या ओडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथियों का जिक्र किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, या बालक के अंदर पाए जाने वाले मातृ प्रेम और बालिका के अंदर पाए जाने वाले जो पितृ प्रेम के जो भावनाएं हैं, इससे सिगमंड फ्रायड या इसे किसने ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा है, तो क्या आंसर होगा उसका, सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने
यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो दो प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें हम ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या ओडिपस मनोग्रंथि और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहते हैं। इसका संबंध किस अवस्था से? लैंगिक अवस्था से। 3 से 5 वर्ष तक का बालक जो है उसके अंदर इस प्रकार के भाव पाए जाते हैं। उनका यह भी मानना था कि अगर इन दोनों ही मनोग्रंथियों का अगर संतुलन स्थापित नहीं किया गया, या कह सकते हैं इसका समायोजन सही ढंग से नहीं हुआ, इसका निस्तारण सही ढंग से नहीं हुआ, तो आगे चल के बालक के अंदर कुछ विकृतियां जन्म लेने लगेंगी। तो उन विकृतियों से बचने के लिए क्या तरीका है कि इस अवस्था में इन दोनों ही मनोग्रंथियों का समुचित निराकरण होना चाहिए, ताकि बालक आगे चलकर किसी प्रकार की विकृतियों से ग्रसित न हो। क्या विकृतियां होती हैं? अब एक बालक के अंदर मातृ प्रेम की भावना पाई जाएगी तो क्या होगा, वो आगे चलकर अपने आने वाले समय में अपनी पत्नी के अंदर हो सकता है अपनी मां के लक्षणों को ढूंढना चाहे। उसी ढंग से जो बालिकाएं होंगी वो अपने पति के अंदर जो है वो जो अपने पिता है उनके गुणों को ढूंढना चाहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक आगे चलकर एक प्रकार के विकार उत्पन्न करेंगे व्यक्ति के अंतर्गत। तो आपको याद होना चाहिए कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसमें पाया जाता है? बालक में। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसमें ज्यादा आता है? बालिका में। ठीक, चलिए अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथी अवस्था क्या है? अव्यक्ता या सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज बोलते हैं इसे। इस अवस्था में क्या होता है? इसका नाम ही है सुप्तावस्था, यानी कि इस अवस्था में आने के बाद बालक की ये जो लैंगिक ऊर्जा है, जिसे हम काम लिप्सा या लिबिडो बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो सुसुप्तावस्था में हो जाएगा। मतलब कि इस अवस्था में आने के बाद किसी नए क्षेत्र का क्या होगा? निर्माण ही नहीं होगा। किस नए क्षेत्र का? किसी नए लैंगिक क्षेत्र का निर्माण या किसी नए काम लिप्सा के क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा। तो क्या होगा? इस अवस्था के अंतर्गत बालक जो है किसी भी प्रकार की काम लिप्सा का प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक, तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक जो वो काम लिप्सा का प्रदर्शन नहीं करता है, या विषम लिंग के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है, या ये सारी चीजें जो हैं उसे प्रभावित नहीं करती हैं? तो कौन सी अवस्था है? वो अव्यक्तता की या सुप्ता की अवस्था है, जिसकी एज कहां से कहां तक है? 6 साल से 12 साल। ये एज जो है वो कहीं ना कहीं किसकी, अगर आप पढ़े होंगे तो ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के बालक में क्या पाया जाता है? सुप्तावस्था। इसे हम कह सकते हैं बाल्यावस्था के बालक में जो जो लैंगिक ऊर्जा होती है वो उस समय क्या सुसुप्त अवस्था में होती है। वो उसके प्रति कोई भी व्यवहार परिवर्तन करने में वो समर्थ नहीं होती है। तो वो कौन सी एज है? वो अव्यक्त या सुप्तावस्था, 6 से लेकर 12। अब इस क्रम में अंतिम अवस्था का नाम क्या है? चौथी है अंतिम अवस्था है, जिसे हम जननेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं, जो 13 वर्ष से प्रारंभ होकर परिपक्वता तक चलती है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसी वर्ष के अंतर्गत किशोरावस्था भी आती है। तो आप देखेंगे तो जननेंद्रिय अवस्था के अंतर्गत किशोरावस्था भी सम्मिलित होती है, किशोरावस्था भी है, और इसके साथ साथ जो प्रौढ़ावस्था भी होती है उसके भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यानी कि जो ये जननेंद्रिय अवस्था है वो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था से होकर गुजरती है। तो उन्होंने कहा कि इस अवस्था में आने के बाद जो है वो किशोर और किशोरियों में एक प्रकार के जो कामुकता के भाव पैदा होते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि इस अवस्था के अंदर क्या है, कुछ ग्रंथियां, कुछ शारीरिक परिवर्तन किशोरों किशोरियों में परिलक्षित होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर जो काम लिप्सा होती है उसका वेग बढ़ जाता है। तो सिगमंड फ्रायड का मानना है कि इसके जो प्रारंभिक वर्ष हैं, जैसे किशोरावस्था का जो प्रारंभिक वर्ष था, उसमें इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि समान लिंग के प्रति कामुकता के भाव पैदा होते हैं। आप इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि समान लिंग के जो किशोर और किशोरी होते हैं आपस में समय बिताना काफी उन्हें अच्छा लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो समान लिंग के प्रति कामुकता का भाव रखते हैं, जिसे हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। तो होमोसेक्सुअलिटी कहां? तो होमोसेक्सुअलिटी जो जननेंद्रिय अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में, ये प्रारंभिक वर्ष में एक तरह से किस होते हैं, किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है वहां प्रारंभिक वर्षों में। जबकि जब ये धीरे धीरे अपने अंतिम छोर पे, किशोरावस्था का अंतिम समय आने लगता है और प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होने वाली होती है, तो किशोरों के अंदर होमोसेक्सुअलिटी थोड़ी कम होने लगती है, और इसका स्थान क्या ले लेती है? इसका स्थान ले लेती है विषम लिंग कामुकता।
अब जो है बालक समान लिंग के साथ समय बिताने के स्थान पर विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगता है और उनके साथ समय बिताना उसे अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और जो इस अवस्था में किशोर और किशोरी होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण मित्रता करना प्रारंभ कर लेते हैं। वो अपने उस काम प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं, उनसे अपना गठजोड़ बढ़ाने लगते हैं। तो उस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, प्रारंभ में हम क्या होता है, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलिंगी कामुकता पाई जाती है और बाद में वो विषमलिंगी कामुकता का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे इसकी 5 अवस्था, कामलिप्सा की या मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं को देखा, जिसमें से सबसे उच्च अवस्था या अंतिम अवस्था क्या है, जननेंद्रिय अवस्था। पहली अवस्था हमने सुना मुखावस्था, उसके बाद गुदावस्था, गुदावस्था के बाद लैंगिक अवस्था, फिर सुप्तावस्था और ये 5वीं अवस्था क्या है, जननेंद्रिय अवस्था। तो इस प्रकार से आज हमने फ्रायड के एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि कामलिप्सा क्या होता है। तो निश्चित ही रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी समझ में भी आया होगा। और अपने अगले वीडियो में हम धीरे धीरे अब शील गुण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद।